नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। तो ये दूसरी वीडियो है इस भाग की। हम हमारा पर्यावरण पाठ जो कि सामान्य सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की पुस्तक है, उसमें से 8वां अध्याय है हमारा पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र, जिसमें से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम पढ़ रहे हैं उन क्षेत्रों के बारे में, जैसे अमेजन है, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की जीवन कैसा है। तो अभी हमने उसमें पढ़ा। तो अब हम आगे जानते हैं कि किस तरह से वनों का विनाश होता है। तो ये वनों का क्रमिक विनाश किस तरह होता है, पहले काटा जाता है, जलाया जाता है, उस पर खेती की जाती है और उसके बाद थोड़े से रह जाते हैं ऊपर, उसके बाद ये वन जिस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। तो ये एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का बेसिन। आप गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदर डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो ये बेसिन देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो शुरू होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और चीन से ये मिलता जुलता इलाका। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है। बहुत सारी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं और ये दोनों नदियाँ बांग्लादेश में आके सुंदरबन डेल्टा और बहुत बड़ा डेल्टा जो कि भारत के बंगाल तक स्थित है, बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है। अब बेसिन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में ब्रह्मपुत्र जो पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। तीव्र ढाल भले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाना है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102। तो आपके लिए क्रियाकलाप भी है कि जूट, बांस और सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं और उन स्थानों का पता लगाएं जहां पे उनका निर्माण हुआ था। तो उसके बाद यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा हैं। चना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं चाय के बागान मिलते हैं। पश्चिम बंगाल एवं आसाम में चाय के बागान मिलते हैं, जो कि हम चित्र 8.10 में देख सकते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों में वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता देखने को मिलती है।
गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल आदि के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर के शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अब जानते हैं आगे। ये असम में चाय के बागान का चित्र हम देख पा रहे हैं। उसके बाद बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इनमें से हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये गेंडा हम देख पा रहे हैं, एक सींग वाला। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। 8.12 में देखेंगे हम। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों यहाँ की सबसे लोकप्रिय मछलियाँ हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब ये वेदिका का मतलब क्या होता है, जैसे कि सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो ढलानों के ऊपर सीढ़ीदार खेत बनाए होते हैं और उसके ऊपर जो कृषि होती है उसको हम वेदिका कृषि के नाम से जानते हैं। ये हम फोटो में देख पा रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर व कस्बे स्थित हैं। इसमें से इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर गंगा में ही जाता है और जिससे नदी प्रदूषित होती है। तो क्या आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जबल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू यानी कि अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी ने इन प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। अब आगे, झील जीविका का एक साधन, एक केस स्टडी के बारे में हम जानते हैं। तो विनोद एक मछुआरा है जो कि बिहार की मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वो एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के साथ साथ उसका साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव अन्य लोगों के साथ साथ चाप झील को साफ करता है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जो हाइड्रिला वेलनेरिया हैं मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। ज़मीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोई जाती हैं। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने, बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं। उन्हें पकड़कर शहर के आसपास बेचा जाता है। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। और एक प्रदूषित झील के बारे में हम देख पा रहे हैं। ये एक प्रदूषित झील है और एक शुद्ध झील यहाँ सुंदर। अब आगे, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र है। आप देख सकते हैं गंगा बेसिन में 4 मार्ग सुविकसित हैं जिसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा लोगों को जोड़ा जाता है। नदियाँ जो तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात सबसे प्रभावशाली क्षेत्र है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में बड़े हवाई पतन भी हैं। अब पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की भी विशिष्ट संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ये एक मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ और गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और ये गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, जिसमें काफ़ी सारे हम नाव देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। यानी कि साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को
स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली बार अगले पाठ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।